हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका सिटो साइन क्लासेज में। और आज का हमारा दूसरा है क्लास। इससे पहले हमारा ये क्लास हो गया है वृद्धि एवं विकास। उस क्लास को आप लोग जरूर देखें। और इसके बाद है आगे, इसके बाद हम चलते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो पहला हमारी अवस्था हो जाएगी प्रसव पूर्व अवस्था। यानी प्रसव पूर्व अवस्था यानी इसको हम प्री न्यूट्रल स्टेज भी कहते हैं। यानी ये 9 महीने या 280 दिन का होता है। यह अवस्था माता के गर्भधारण यानी माता के कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व यानी प्री न्यूट्रल स्टेज। ये होता है 9 महीने या 280 दिन। उसके बाद हमारा दूसरा अवस्था आ जाएगा शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा जन्म से लेकर 2 बरस तक यानी इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था यानी ये क्या होता है, जो तेज शारीरिक होता है मानसिक अधिगम की अवस्थाएं यानी नैतिकता का अभाव होता है। तो ये जन्म से 2 बरस के बच्चे में मोरालिटी नहीं आती, इसमें उसका अभाव होता है। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। यह होता है 2 से 6 बरस का। इसमें जो बच्चा होता है अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा क्या होता है, अनुकरण यानी बच्चा नकल करके सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा बातें करता है बच्चा। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है यानी इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। और यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है यानी सेंसिटिव पीरियड है। इसमें बच्चा जो है भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। यानी जब बच्चा 2 से 6 बरस का होता है वो उसको किसी भी माहौल में रख दीजिए, वो बच्चा उस भाषा को बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। हमारा चौथा है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। यह होता है 6 से 12 बरस को। इससे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या, कौन सी, लॉजिकल थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपना जो होता है चिंतन वो शुरू कर देता है यानी चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इससे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। यानी इसमें बच्चा क्या होता है, जब 6 साल का बच्चा हुआ तो हम उसको 1 क्लास में एडमिशन कर देते हैं। इसमें यानी बच्चा वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। और इससे गंदी अवस्था कहा जाता है। जिससे जब बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है उसके बाद जब विद्यालय से आते या जाते समय वो कहीं अगर कीचड़ देखेगा तो उसमें बच्चा खेलने लगता है यानी उसमें कूद जाएगा, ये गंदी अवस्था कहा जाता है। और इससे अस्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज कहा जाता है। जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट भी लगता है। और यह खेलों की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है कि गेम के लिए उसको पढ़ने पढ़ने से ज्यादा उसको खेलों की अवस्था में उसको अच्छा लगेगा। पढ़ने के लिए बोला जाए तो उसको उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा। उसको अगर खेलने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें वो सक्रिय रूप से भाग लेगा। और इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज करने लगती है। और ये बच्चा जो होता है 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो टोली यानी समूह यानी गैंग में वो ज्यादा रहना पसंद करता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा पांचवा है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, 12 से 18 बरस या 13 से 18 बरस। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि WHO के अनुसार किशोरावस्था कितने वर्ष का होता है, तो हम लिखते हैं 10 से 19 WHO के अनुसार। लेकिन ऐसे किशोरावस्था हम 12 से 18 बरस। चलिए किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा किशोरावस्था है ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोरावस्था। 12 से जो हमारा 18 बरस का एज होता है इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। इसमें बॉय है तो गर्ल के प्रति अट्रैक्ट होगा और गर्ल है तो बॉय के प्रति। और इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। जैसे बच्चा किसी को, जैसे मान लीजिए भगत सिंह है, भगत सिंह को देखेगा तो वो बच्चा क्या करता है कि वो उनकी जो विचारधारा है वो अपने मन में उठा लेता है और उनकी विचारधारा को उनकी उसी रास्ते पे चलने लगता है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन के मतलब
अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अगर बच्चा के सामने कोई समस्या भी ना हो या कुछ चीज भी ना हो तो वो क्या करता है, वो अपने चिंतन से वो जो चीजें नहीं है उसको भी वो समझ जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है, यानी इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ये हमारा इसका परिभाषा होगा। जो बुद्धि होती है हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, या जब अगर किसी भी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो अपना सोचना शुरू कर देगा, किसी बात को इमेजिनेशन करने लगेगा। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं यानी कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। बुद्धि अस्थायी परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है, यानी बुद्धि जो होती है हमारी एडप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार। कुछ वैज्ञानिकों ने बुद्धि को कुछ अलग अलग अपने अपने मत के अनुसार दिए हैं। जैसे थॉर्नडाइक एक है, वो अपने बुद्धि को बोले कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती है वो मूर्त, यानी मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे मैकेनिक है, कारीगर है, ये सब मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। यानी जो मैकेनिकल है ये क्या करते हैं, किसी भी चीजों को देखकर उसको कार्य करते हैं। कारीगर भी किसी भी चीजों को देख के अपना काम करेंगे। और दूसरा है अमूर्त बुद्धि यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कवि है, डॉक्टर है, चित्रकार है, और अमूर्त, ये सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। जैसे ये हैं, इनका आप लोग नाम जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोगों को अगर दोस्तों क्लासेज अच्छी लगेगी तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसके पीछे वाला क्लास आप लोग देखिएगा जरूर। उसके बाद तीसरा है हमारी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वो होती है जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि आते हैं। जैसे समाज के लिए कौन कौन लोग कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य, जैसे नेता है या बिजनेसमैन है, समाज सेवी है या टीचर है, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। उसके बाद एक इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया था वह सूत्र, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, यानी मेंटल एज बटा में क्रोनिकल एज इंटू 100, यानी इसको आप लोग याद कीजिएगा, माँ का MA/CA इंटू 100, यानी आप लोग इसको, ये आता है आप लोग को। इसका क्वेश्चन देगा कि अगर किसी बच्चे की मानसिक एज जितना है तो उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी। ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दे देता है। चलिए आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा देंगे। और बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, ये क्या है, जिससे IQ और उसकी स्थिति है 25 से कम जय बुद्धि। किसी बच्चे का 25 से कम है उसको हम जय बुद्धि कहते हैं, और 25 से 49 के बीच मूढ़ बुद्धि कहते हैं, और 50 से 69 के बीच मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 के बीच मंद बुद्धि, 80 से 89 के सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 सामान्य बुद्धि, यानी 90 से 119, यानी इसको 110 से आप लोग 120 को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रख सकते हैं, और 120 से 29 के बीच तीव्र बुद्धि, 130 से 139 प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे को कहा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन है, यानी गिफ्टेड स्टूडेंट कौन है, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं अपने डिसीजन में वो स्वतंत्र होते हैं, उनमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ इफिकेसी हाई होती है, क्रिएटिव आइडिया लाते हैं इनके पास, और उनमें जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है, और इनका जो मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत, चलिए बुद्धि के सिद्धांत यानी एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत का स्पीयरमैन ने दिया था, और पहला हो गया सामान्य तत्व और दूसरा हो गया इनका विशेष तत्व यानी जनरल फैक्टर, और इसके बाद होता है एक स्पेशल एस फैक्टर यानी स्पेसिबिलिटी, यानी ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। और जो सामान्य बुद्धि होती है हर एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है।
समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन ट्रस्टन द्वारा किया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। उसके बाद एक व्यक्ति है हार्वर्ड गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इस थ्योरी इस पर जोर देते हैं कि बुद्धि अलग अलग होती है। अब देखिए, हार्वर्ड गार्टनर एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। जिससे वो बोले कि पहला बुद्धि होती है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो क्या बनते हैं, वो वकील बनते हैं, कवि बनते हैं और पत्रकार बनते हैं। और ये दूसरा बोलते हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी इसमें तार्किक जो ज्ञाता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा कि अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर लेता है तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे ही आप लोग मतलब कि मैथ से कैलकुलेशन, इसको आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा, और इसमें जिनमें गणितीय बुद्धि होते हैं अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर या साइंटिस्ट बनते हैं। और तीसरा बुद्धि हो जाएगा स्थानिक बुद्धि, यानी स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। यानी जिन व्यक्तियों में विकास होता है वो मूर्तिकार, चित्रकार या आर्किटेक्चर आदि सब बनते हैं। और चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो अभिनेता या अभिनेत्री या एथलीट या डांसर आदि बनते हैं। आप लोग देखते होंगे अगर कोई अभिनेता है कोई अभिनेत्री है तो उसमें क्या होता है, वो लोग जब अपनी जो बॉडी जैसे डांस करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हर एक मूवमेंट में वो सब घुमा लेते हैं। और उसके बाद है पांचवा है संगीतात्मक बुद्धि, यानी इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। छवा हमारा हो गया, यहाँ से देखिए इसको में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, यानी आप लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इंटरपर्सनल आप लोग इंग्लिश से याद कीजिएगा, हिंदी से नहीं। ये जो इंटरपर्सनल है इसको आप लोग याद कीजिएगा। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जो हमारा इंटरपर्सनल होता है, यानी इसको आप लोग ऐसे याद कीजिए, इंटर किसी में किसी की मन में इंटर हो जाना है कि उसको क्या चाहिए। जैसे नेता लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों की बातों को समझ लेते हैं और उस तरह की अपनी बातें को ये रखते हैं। तो हम लोग इंटरपर्सनल से याद रखेंगे, यानी अंतर व्यक्तिक बुद्धि। और ये किस में पाई जाती हैं, जैसे नेता हो जाए, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब आदि बनते हैं। और एक होता है सातवां इंट्रापर्सनल, यानी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। तो एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद को जानना। उसके बाद अक्षर हो जाएगा हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी इस बुद्धि के अंतर्गत प्रकृति के नजदीक होती है। इन व्यक्ति में अधिक विकास होता है तो किसान बनते हैं, तो हो जाएगा प्रकृतिवादी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अस्तित्ववादी, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, ये सब। और जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास होता है वो साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। और इनकी आलोचना भी हुई है। इनकी आलोचना इसलिए हुई कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग बुद्धि को माप नहीं सकते। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे क्लास लगे, और आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो जरूर इसमें कमेंट करें।